Hello students. In last some lecture we discussed about colligative properties. Now last topic of this chapter but most important for JEE and NEET, and that is abnormal molar mass. देखो एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, तो वो समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल मोलर मास क्या होता है ना। तो नॉर्मल मोलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है H2O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को यूज़ करके हम जो कैलकुलेट करके जो भी हमें मोलर मास मिलेगा वो हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास। जैसे H2O का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल मोलर मास इज इक्वल टू, मतलब वही होता है कि जो थियोरेटिकल वैल्यू है फॉर्मूला से डिराइव किया हुआ, जबकि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा। तो बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम एक्सपेरिमेंटली भी मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक कंपाउंड का। तो वो वैल्यू या तो राइट होगी या रॉन्ग, मतलब क्या वो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। तो वो जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलेगी मोलर मास की वो हो जाएगी हमारी एबनॉर्मल, मतलब एबनॉर्मल मतलब हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, चलो अब एबनॉर्मल मोलर मास कहाँ पे दिखेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। कितने ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जो सॉल्यूशन में जाके डिज़ोल्व, जब सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होते हैं तब वो डिसोशिएट होते हैं, मतलब कि आयोनाइज्ड होते हैं। और कितने ऐसे भी कंपाउंड हैं कि जो सॉल्यूशन में जाके एसोसिएट हो जाएंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो डिसोशिएट हो या तो एसोसिएट हो, उसके लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके मोलर मास ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन वो थियोरेटिकल वैल्यू जितना नहीं होता, उससे या तो ज़्यादा होता है उससे या तो कम होता है। उसे रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसी मोलर मास को हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। तो पहले देखते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो इसका मतलब ये होगा कि एबनॉर्मल मोलर मास सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे एसोसिएशन होगा और जहाँ पे डिसोसिएशन। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन मोलर मास डिटरमाइन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव properties is not agree with theoretical। ठीक है, तो फॉर्मूला से जो काउंट करेंगे उसे बोलेंगे उसे करेंगे थियोरेटिकल वैल्यू, उसे कहेंगे। तो थियोरेटिकल वैल्यू जितनी नहीं होती, कब, जब कंपाउंड एसोसिएट होगा या तो डिसोसिएट होगा। तो जब वो मोलर मास जो मिलेगा, वो मोलर मास किससे एग्री नहीं करेगा, थियोरेटिकल वैल्यू यानी फॉर्मूला से मिला हुआ मोलर मास से एग्री नहीं करेगा। तो उसी मोलर मास को बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। सच मोलर मास which is
आइदर हायर और लोअर देन theoretical value is known as abnormal मोलर मास। ठीक है, तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जो हमें मोलर मास मिलेगा या तो वो नॉर्मल मोलर मास से या तो थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा होगा या कम होगा, उसी वैल्यू को हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। लेकिन ये कब होगा? ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जो देखने को मिलेगा? जहाँ पर एसोसिएशन या तो डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, वही ये मोलर मास मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, ये जो होता है एब नॉर्मल मोलर मास, एक्चुअली ये वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमें तो ये मालूम है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसका मतलब ये हो गया कि एबनॉर्मल मोलर मास नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स से इन्वर्स प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है, चलो अब देखो, हमारे पास 3 केसेस है। फर्स्ट, इफ सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कोई एग्जाम्पल मालूम है नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं? तो ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज एटसेट्रा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो डिसोशिएट हो नहीं, वो एसोसिएट भी नहीं होगा। अब ऐसे केस में एबनॉर्मल मोलर मास कितना होगा? ठीक है, तो देखो, सपोज हम ग्लूकोज के 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, बराबर 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए ग्लूकोज के, उसे वाटर में ऐड करके हमने सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। बताओ, पहले सॉल्यूशन में ऐड करने से पहले ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 100। ये जो भी नंबर होता है वो नंबर को हम आइडियल नंबर ऑफ आइडियल पार्टिकल बोलेंगे। आइडियल पार्टिकल, बराबर, ये आइडियल वैल्यू है, पार्टिकल्स की आइडियल वैल्यू है। बताओ, आफ्टर डिसोल्यूशन क्या ग्लूकोज के नंबर चेंज हो जाएंगे? तो नहीं, ग्लूकोज एसोसिएट भी नहीं होता, डिसोसिएट भी नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे भी ग्लूकोज के 100 मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आफ्टर डिसोल्यूशन ऑब्जर्व पार्टिकल भी कितने हैं? ऑब्जर्व पार्टिकल्स भी कितने हैं? 100 ही है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे जो हमारी थ्योरेटिकल मोलर मास होता है, मोलर मास, वो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल मोलर मास जितना। इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो
नॉर्मल ही मिलेगी। तो कह सकते हैं कि नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल होगा ही नहीं, फिर भी हम लिखेंगे एक जैसे हो जाएंगे, वैल्यू एक हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे, जब सॉल्यूट कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब आगे, इफ सॉल्यूट गेट्स डिसोसिएशन, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट आयोनाइज्ड हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, सॉल्ट ऐसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, चलो सपोज हमारे पास NaCl सॉलिड फॉर्म में है और मैंने 100 मॉलिक्यूल्स, मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl है, उसको वाटर में ऐड करके मैंने सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, ये जो भी नंबर है, ये कौन सा नंबर होगा, ये हो जाएगा आइडियल नंबर, आइडियल पार्टिकल नंबर। ठीक है, चलो अब बताओ क्या होता है सॉल्यूशन में। Na क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस हो जाएगा। तो बताओ Na प्लस आयन कितने मिलेंगे, 1 molecules of NaCl gives 1 Na plus ion, then 100 molecules of NaCl gives 100। तो ये 100 और ये भी 100, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 200। इसका मतलब ऑब्जर्व्ड पार्टिकल आइडियल पार्टिकल से ज़्यादा हो गए। सोचो, ध्यान से देखो, पार्टिकल की वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और एबनॉर्मल मोलर मास तो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। तो अगर ऑब्जर्व पार्टिकल वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो मोलर मास हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन आपका जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, जिसे हम एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं, उसकी वैल्यू नॉर्मल मोलर मास मतलब थियोरेटिकल मोलर मास से कम होगी। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल एंड मोलर मास एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो ये हो गया एबनॉर्मल मोलर मास और ये हमारा था कौन सा, नॉर्मल मोलर मास। अब क्वेश्चन ये होता है, ये तो हमने समझ लिया कि डिसोसिएशन में एबनॉर्मल मोलर मास कम ही होगा, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से कम ही मिलेगी। लेकिन कितनी कम मिलेगी, ये क्वेश्चन है। तो देखो, इफ आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं, 2। देन एबनॉर्मल मोलर मास कितना हो जाएगा, एक्चुअल मोलर मास जिसे हम कैपिटल M बोलेंगे, जो कि नॉर्मल होता है, उससे हाफ हो जाएगा। लेकिन इफ नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू 3, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड हो जैसे MgCl2 सॉल्यूशन में डिजोल्व होके Mg+1 और Cl-2 टाइम्स, तो 3 आयंस बन गए, तब जाके क्या होगा, एबनॉर्मल मोलर मास M/3 हो जाएगा। इसी तरह अगर नंबर ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन 4 है तो एबनॉर्मल मोलर मास कितना मिल जाएगा, M/4, मतलब नॉर्मल से 4 टाइम मिल जाएगा। ठीक है, कॉपी करो। ओके,
नेक्स्ट केस है इफ सॉल्यूट गेट्स एसोसिएशन। कौन से कंपाउंड है, तो देखो एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये जो कंपाउंड है ये इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसोसिएट होते हैं। फिर से याद रखो, ये जो एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो कैसे एसोसिएट होते हैं देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला सबको मालूम है, बराबर क्या होता है, CH3COOH। अब क्या होगा, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन, पेट्रोल, केरोसिन एट्सेट्रा, ईथर भी चलेगा। अब होगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े ही रहेंगे, ये बना देगा डाइमर, इसे बोलेंगे हम डाइमर। ठीक है, तो यहाँ पर एसोसिएशन हुआ। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है, और उसको हमने ऐड कर दिया वाटर में। ये जो भी वैल्यू होगी कैसी होगी, याद करो, ये हमारी आइडियल पार्टिकल है। लेकिन होगा क्या, एसिटिक एसिड तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके, मतलब सॉल्यूशन बना के, सॉल्यूशन में डाइमर बना देगा मतलब क्या, ये ऐसे रहेगा। तब 100 हमने ऐड किया हुआ है, 2 आपस में जुड़ रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ डाइमर्स कितने बनेंगे, ये नंबर ऑफ डाइमर्स 1 हो गया, तो ऐसे कितने बनेंगे, डेफिनेटली 100 है तो 2 आपस में जुड़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ डाइमर्स कितने बनेंगे, 50। इसका मतलब अब पार्टिकल कितने होंगे, 50। तो हमारी ऑब्जर्व पार्टिकल कितने हो गए, 50। चलो देखो, आइडियल पार्टिकल्स से ऑब्जर्व पार्टिकल कम हो रहे हैं, तो बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और एबनॉर्मल मोलर मास का रिलेशन क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एबनॉर्मल मोलर मास यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थियोरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि एक्सपेरिमेंटल मोलर मास इज ग्रेटर देन थियोरेटिकल मोलर मास। इसका मतलब कि एबनॉर्मल मोलर मास इस टाइम ज़्यादा मिलेगा, नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो तीनों बात समझ में आनी चाहिए। अगर एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होता तो नॉर्मल और एबनॉर्मल सेम रहेंगे, अगर डिसोसिएट होता है तो एबनॉर्मल की वैल्यू नॉर्मल से कम होगी, लेकिन अगर एसोसिएट होता है तो एबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा। एबनॉर्मल क्या है, तो हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या तो कम भी मिल सकती है या तो ज़्यादा भी मिल सकती है। हम उसे गलत या तो रॉन्ग नहीं बोलेंगे, लेकिन उसे बोलेंगे एब नॉर्मल। ठीक है, चलो अब बताओ, अगर ज़्यादा मिलेगी लेकिन कितनी मिलेगी, अगर ये क्वेश्चन हो तो क्या बोलेंगे। देखो हमने यहाँ पे देखा कि नंबर ऑफ आयंस 2 है तो m/2 लिखा, नंबर ऑफ आयंस हमें सॉल्यूशन में 3 मिल रहे तो m/3 लिखा। तो इसी तरह अगर डाइमर फॉर्म कर रहा है, तो एबनॉर्मल कितनी वैल्यू, एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो जाएगा, तो याद रखो एबनॉर्मल मोलर मास बन जाएगा, अगर ये नॉर्मल है तो उससे 2 टाइम्स ज़्यादा, मतलब ट्वाइस में मिल जाएगा। अगर वो ट्राइमर बना रहा है, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो एबनॉर्मल बन जाएगा 3 टाइम्स नॉर्मल। अगर वो टेट्रामर बना रहे हैं तो एबनॉर्मल मिल जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, चलो